गर्मी के मौसम में जब तेज धूप तन को झुलसाने लगे, ऐसे में किसी पहाड़ी क्षेत्र के चीड़ के जंगलों में चलना एक सुखद अनुभव बन जाता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया सूर्य की तीव्रता को रोकती है और पैरों के नीचे बिछी सुइयां एक नरम चटाई का एहसास देती है। ठंडी सुख्त हवा जैसे धीरे धीरे बहती है तो मन को गहराई से छू जाती है। सबसे मधुर होती है उन पाइन की सुइयों की सिरहन जो हवा के साथ मिलकर कानों में एक मधुर संगीत सा खो देती है। ये कोमल सरसराहट जैसे प्रकृति का कोई गुप्त गीत हो जो केवल ध्यान से सुनने पर ही सुनाई देता है। ऐसे क्षणों में मन एकाएक शांत हो जाता है और जीवन की आपाधापी कहीं बहुत दूर छूट जाती है। दोस्तों, नेचर का आनंद लेने के लिए हमें घर से हज़ारों मील जाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बार ये चीज़ें हमारे बैकयार्ड में ही मिल जाती हैं। आज मैं आपको लेके चलूँगा एक सुंदर ट्रैक में, जो कि हमारे गांव से शुरू होकर हमारे गांव में ही ख़त्म होता है। गांव की वो गलियां जहाँ मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ, वहाँ से अब मैं सड़क के रास्ते पे आ गया हूँ। रास्ता तो सड़क का है पर है बड़ा मनमोहक। मनमोहक तो होगा ही, क्योंकि ये रास्ता पाइन ट्रीज के बीच में से होकर जाता है। हिमाचल में ये एक काम बहुत ही अच्छा हुआ है। जगह जगह पे पानी के हैंड पंप लगाए गए हैं और पानी के लिए मैं तो कहूँगा आपको बोतल उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला पंप यहाँ से बहुत दूर नहीं होगा। अब हम यहाँ से सड़क का रास्ता छोड़ देंगे और चलेंगे अपने सुंदर सुहाने ट्रैक पे। अभी खेतों के रास्ते से होते हुए हम एक कॉर्च में पहुँचेंगे। देखिए, मक्का की बुआई हो गई है और सीड से प्लांट्स निकल गए हैं। अभी बारिश हुई है तो ये फसल के लिए अच्छी बात है। ये अच्छी नीतियों का परिणाम है। ये रास्ता शायद ग्राम पंचायत की तरफ से बनाया गया होगा, वरना शिमला में बैठे या दिल्ली में बैठे लोगों को क्या पता था कि इस गांव में एक रास्ते की सख्त ज़रूरत है। ये रास्ता बहुत ख़राब हुआ करता था। अभी मुझे लगता है इस रास्ते से काफ़ी गाँव वालों को फ़ायदा पहुंचा होगा। अभी इस कॉर्च को पार करके हम एक काफ़ी चढ़ाई चढ़ेंगे और उसके बाद एक छोटा सा गांव आएगा और उसके बाद फिर फॉरेस्ट शुरू हो जाएगा। चलते हैं। अभी हमने कॉर्च छोड़ दी है और चढ़ाई का रास्ता पकड़ लिया है। मैं ये रास्ता 50-55 साल से करता आ रहा हूँ और कुछ नहीं तो कम से कम 100 बार तो जरूर इस रास्ते से गया हूँ। उस टाइम में सिर्फ एक घर हुआ करता था, अब यहाँ 5-6 घर लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर है। ये जगहें दुधारें हुआ करती थी। दुधारें शब्द दूध से बना है और इसका मतलब है गांव से दूर, जहाँ लोगों के घास हुआ करता था, खेत हुआ करते थे। वहाँ पे एक छोटा सा घर बना के रहते थे। घर के 1-2 परिवार के 1-2 सदस्य और पशुओं को पालते थे। फिर यहाँ से दूध वगैरह गाँव में वापस जाता था, घर जाता था। अब जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है, अब ये घर एक किस्म के परमानेंट ही हो गए हैं। यहाँ मैंने देखा कुछ पेड़ों के साथ बोतलें लटकाई हुई हैं। तो मैंने यहाँ स्थानीय लोगों से पूछा कि भी क्या पर्पज़ है इनका। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये पक्षियों को फसलों से दूर रखने के लिए है, ताकि वो फसलों को नुकसान ना पहुँचाए। तो ऐसा होता है कि इस बोतल में थोड़ा पानी डाला जाता है और जब ये बोतल हवा से हिलती है तो अंदर का पानी भी हिलता है, उसमें बबल्स होते हैं और उससे हल्की सी विस्लिंग का साउंड आती है। तो उसकी वजह से जो पक्षी हैं वो थोड़ा डर जाते हैं और फसल से दूर रहते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने ऐसा कभी पहले देखा नहीं है। ये
पाइन का पेड़ है। लकड़ी के अलावा ये हमें ब्रोजा भी देता है। ब्रोजा जो लोकल भाषा में बोलते हैं, परंतु हिंदी में इसको तारपीन बोलते हैं, तारपीन का तेल। ये देखिए ऐसे ऊपर से इसको छील दिया जाता है और इधर से ये फिर थोड़ा थोड़ा करके रेजिन यहाँ पे इकट्ठा होता जाता है। फिर इसको निकाल लिया जाता है, द्वारा लगा दिया जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है और इसको आगे फैक्ट्रियों में इसको रिफाइन करने के लिए भेज दिया जाता है। पहले ये काम बहुत होता था, आजकल काफ़ी कम हो गया है और इससे शायद आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जंगल में। जब सर्दियों में हरा घास नहीं होता है तब के लिए इस तरह से घास स्टोर करके रख दिया जाता है। इस भरी गर्मी में चीड़ के पेड़ों की छाया और हल्की हल्की हवा जो पाइन नीडल के साथ सरसराहट पैदा करके एक म्यूजिक की तरह कानों में गुनगुनाती है, बहुत ही सुखद अनुभूति देती है। और ये देखिए सर्दियों के लिए लकड़ी इकट्ठा करके रखी गई है। ये वो पाइन की नीडल्स हैं, ये भी आग जलाने के काम आती हैं, कुछ खाद में भी डालते हैं गोबर के साथ। ये जो आग जला रखी है ना, नए धुएं के लिए है ताकि भैंस को कोई मच्छर वगैरह तंग ना करे। हेलो इथवां दी जी मैं ऐसा कितने साल दे इथवांगे कितने साल हो गए? 400 5 6 साल दे होंगे। अच्छा 8-9 साल हो गए। वाह जी वाह। खरा दूध दिंदी? अच्छा 2 टाइम कितने कितने किलो देंदी ताली खरी होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टाइम। वेरी गुड। नहीं बड़ी खरी गल ही अजकल तो लोग थैलियां पींदे दुध हैं। चलो ठीक है जी हैं। अच्छा तो मैं ठीक ही था कि भैंस इनके पास 8-9 साल से है और ये वही भैंस है। इस वक्त हम प्लाटू फॉरेस्ट में हैं और इस जगह का अपना एक महत्व है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पाइन का वृक्ष हुआ करता था और मान्यता ये थी कि उस चीड़ पे पत्थर मारने से आपका बुखार चला जाता है या आता नहीं है। तो आते जाते सब लोग यहाँ पे पत्थर मारा करते थे। चीड़ मैंने भी देखी है और मैंने भी कई बार उस पर पत्थर मारा है। तो उसी परंपरा को काम में रखते हुए मैं भी एक पत्थर लाया हूँ और ये यहाँ पे फेंका मैंने पत्थर। और यहाँ पे आसपास में पत्थर मिलता नहीं है, दूर से लाना पड़ता है। कितनी बार मैं यहाँ आ चुका हूँ और कितना मैं और आना चाहता हूँ। इतना सुकून। देखिए तो आपको पीछे पक्षियों की आवाज़ भी आ रही होगी और इसको मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ। ये जगह, ये झोंपड़ी
मेरे लिए बहुत खास है। यहाँ पे एक बेलना हुआ करता था। बेलने का मतलब है एक लक्कड़ की मैकेनिकल मशीन, एक व्हील, जो कि बैलों के साथ चलाया जाता था और शुगर केन स्क्वीज़ करने के लिए यूज़ होता था, जिससे फिर शक्कर और गुड़ बनता था। परंतु जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, एक बार मैं रात को यहाँ से निकल रहा था जंगल से, तो मूसलाधार बारिश हुई। तो वो रात मैंने इसी हट में बैठ के गुजारी है। कोई ताला वाला नहीं होता था तब, जस्ट आप गए अंदर और बैठ के और पूरी रात मैंने वहाँ पे वैसे ही गुजारी। इसलिए बहुत ख़ास मेरे को, जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ। अब तो ख़त्म हो गया है, पर वो खंडर बचे हैं सिर्फ। अगली बार को पता नहीं ये भी होगी कि नहीं। यहाँ कहीं वो बेलना हुआ करता था। और ये वो जगह है जहाँ पे एक दिन हम सबकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तब तक चलते रहो जी।